वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बन जाती है। सर्दियों के मौसम में आप रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कमरे को गर्म रखने के लिए अंगीठियाँ जलाते हैं और अंगीठी में जो कोयला आप जलाते हैं उस कोयले से एक विषैली गैस निकलती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। उसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इतनी विषैली है, इसी की वजह से घुटन और यही बाद में मौत की वजह भी बन जाती है। आपने न्यूज़ में सुना होगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम लिखते हैं CO से। तो ऑप्शन में आपको या तो मिलेगा CO से मिलेगा या फिर आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड से। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सिगरेट लाइटर में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो जो सिगरेट के लाइटर्स इस्तेमाल करते हैं उसमें जो भरी होती है वो C4H10 होती है। इसको बोलते हैं हम ब्यूटेन। इसको आंसर करेंगे आप ब्यूटेन। ब्यूटेन इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसको अगर आप आसानी से, इस गैस को अगर आप आसानी से प्रेशर डालोगे इस पर, तो ये आसानी से लिक्विफाइड हो जाती है, यानी ये जो है तरल हो जाती है। और इसको छोटे जो पात्र होते हैं ना उसमें रखना बहुत आसान होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आंसर इज ब्यूटेन। हाईली फ्लैमेबल होती है, ज्वलनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। अपरूप का मतलब क्या होता है, जब एक ही एलिमेंट के, एक ही तत्व के कई सारे फॉर्म्स पाए जाते हैं। अगर एक ही तत्व अनेक फॉर्म में पाया जाता है तो तत्व के, एलिमेंट के इस प्रॉपर्टी को या इस गुण को हम कहते हैं अपरूपता या एलोट्रॉपी। ठीक है, तो जैसे एलोट्रॉपी में प्रकृति में जो कार्बन है वो कई सारे कार्बन के बहुत सारे अपरूप पाए जाते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन से, हीरा भी कार्बन का ही फॉर्म है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही फॉर्म है, यानी उसका ही अपरूप है, फ्लोरीन भी। तो इसमें जो ऑक्सी कार्बन जो है ये नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। और ग्रेफाइट का इस्तेमाल, ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है, इसका इस्तेमाल हम पेंसिल का जो लेड होता है उसमें बनाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं या शुष्क हिम कहा जाता है। अब इसे गर्म करने पर जो है द्रव अवस्था में ये परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इसको याद रखेंगे। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, तो शुष्क बर्फ जो जमे हुए खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे पास, उनको सही रखने के लिए, एक तरीके से प्रिजर्व करने के लिए ये शीतलक के रूप में, रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तत्व जो उर्वरक फर्टिलाइजर्स में नहीं पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, वो तत्व कौन सा है जो फर्टिलाइजर, जो खाद होते हैं ना, खाद, उर्वरक या फर्टिलाइजर, इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता है। चलिए, तो इसमें देखिए जो उर्वरक क्या होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स, ये केमिकल्स होते हैं एक्चुअली। जो हम देखते होंगे धान की खेती, कोई भी खेती आप करोगे तो उसमें उर्वरक खादों का इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर्स का। ये पेड़ पौधे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी ग्रोथ में बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। तो इसमें जो है, इसमें मेन कंपोनेंट क्या होते हैं इनके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब होता है। लेकिन अगर ऑप्शन बी आप देखोगे हाइड्रोजन, तो ये इसका हाइड्रोजन खाद यानी फर्टिलाइजर, उर्वरक का हिस्सा नहीं होते हैं क्या, हाइड्रोजन, बल्कि जो नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, ये सब किसके, फर्टिलाइजर्स में पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था। तो इसमें तीन गैसें आपको दे रखी हैं, ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सी है। ऑप्शन बी अगर आप देखोगे ऑप्शन, तो इसमें कौन सा जीवन की उत्पत्ति के लिए, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, इसमें कौन सा, तो जीव विज्ञान के लिए जिन 6 पदार्थों को आवश्यक माना जाता है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है और सल्फर है। तो जीवन से जुड़ी सभी जितनी भी आधारभूत केमिकल जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन, हार्मोन्स, वो सब इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। तो ऑप्शन बी आप चेक करो, ऑप्शन बी में कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये क्या है, जीवन की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगला देखें, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये किसके रिसाव के कारण हुई थी। इस गैस को आप जानते हैं, ये है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो चलिए इसका आंसर मिथाइल आइसोसाइनेट होगा, पहला ऑप्शन इसका सही है। और ये जो है, इससे एडिशनल क्वेश्चन और बनते हैं कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ये कंपनी कहाँ पर थी, भोपाल में, मध्य प्रदेश में। कीटनाशक बनाती थी ये वाली कंपनी, और इसने मिथाइल आइसोसाइनेट, जो ये इसका आपको फॉर्मूला भी पूछ सकता है,
H3NO C2H3NO ये मिथाइल आइसोसाइनेट है। इसके हिसाब से 2 से 3 दिसंबर की रात को 1984 में ये जो है गैस लीकेज की वजह से, इस गैस के लीकेज की वजह से ये कांड हुआ था, या ये ट्रेजेडी हुई थी जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। नेक्स्ट चलें, किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये फर्टिलाइजर पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें ए ऑप्शन आप देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम यूरिया, तो यूरिया का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है CONH2CO। ये किसका फॉर्मूला है? ये होता है आपका यूरिया का। नहीं, गलत फॉर्मूला। फिर से इसका याद रखिए, पूछता है ऑप्शन में, एग्जाम में पूछता है यूरिया को जो है, यूरिया का फॉर्मूला। तो ये होता है NH2CONH2, 2 बार है NH2, ठीक है, NH2CONH2। तो ये कार्बनिक यौगिक है। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बामाइड भी बोलते हैं, कार्बामाइड, इसी को बोलते हैं कार्बामाइड। अब इसमें 46% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होती है, ठीक है, 46%। तो इसमें ये देखिए, किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के रूप में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल। तो इसमें जो रिएक्शंस होती हैं एक्चुअली, तो इसमें यूरिया के उत्पादन में जो एक लिक्विफाइड अमोनिया गैस होगी और लिक्विफाइड ही कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इन दोनों की रिएक्शन से इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ए ऑप्शन इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? भाई अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है, वनस्पति तेलों का इस्तेमाल किया जाता है, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। और वेजिटेबल ऑयल्स या फिर एनिमल फैट को जो है हम कास्टिक सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, या कास्टिक पोटाश जिसको बोलते हैं, इसके साथ इसको गर्म करने पे बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन गैसों का मिश्रण खाद्यान्नों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण होता है? तो देखिए, इसमें खाद्यान्नों में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये गैसें पाई जाती हैं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है मीथेन, ठीक है, मीथेन। तो सी ऑप्शन में देखिए, यहाँ सी ऑप्शन में कर लेंगे मीथेन और वायु। तो इसका आंसर क्या होगा? मीथेन और वायु। तो जब मीथेन एक निश्चित मात्रा में वायु के साथ मिक्स होती है तो ये एक विस्फोट बन जाती है, ये विस्फोट करती है एक तरीके से, ठीक है। इसको याद रखिए, मीथेन और वायु, इसमें ऑप्शन आप ऐड कर लेंगे, मीथेन और वायु इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? ये वही क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी एक विस्फोटक है, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन और साइक्लोट्राइनोर मिथेलिन, ये RDX बोलते हैं इसको। इसमें जो क्लोरोफॉर्म है, ये तीनों तो क्या है, तीनों विस्फोटक हैं, बट क्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। तो क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका शल्य चिकित्सा में करते हैं, हम सर्जरी के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। जब सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन से पहले रोगी को बेहोश करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या दिया जाता है? क्लोरोफॉर्म दिया जाता है उसको, ठीक है, बॉडी में। इसी को हम निश्चेतक बोलते हैं, ठीक है, एनेस्थेशिया बोलते हैं, बेहोश करने के लिए इस्तेमाल जो करते हैं जिन चीज़ों को हम। तो ये क्लोरोफॉर्म, इसका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल को पकाने में सहायता करता है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन, केमिकल जो है फल को पकाने में, अब यहाँ पर देख लीजिए, सहायता करता है? तो इसमें इथेफोन आपको नजर आ रहा है, इथेफोन, ठीक है, इथेफोन ये एक क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? गेहूं, चावल, कॉफी, तंबाकू, कपास, इस पे किया जाता है, ताकि इनके जो पौधे हैं और जो इनके फल, इनसे जो फल जो प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, वो उसमें तेजी से जो है विकास हो, तेजी से परिपक्व हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, इथेफोन है इसका। जो क्वेश्चन आप चाह रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, यही सवाल सेम कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है। तो पीएच मान दर्शाता है, पीएच वैल्यू बतानी है आपको, पीएच मान का, पीएच की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, इसको हम बोलते हैं, क्या होता है ये? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। तो इसमें जो हम किसी भी, कोई हमारे पास सोल्यूशन होता है, केमिस्ट्री में आपने देखा होगा सोल्यूशन बहुत सारे घोल होते हैं, किसी भी घोल की, सोल्यूशन की, वो एसिडिक है या बेसिक है, वो एसिड है या बेस है, उसका पता लगाने के लिए हम करते हैं पीएच स्केल का इस्तेमाल। तो किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता का मूल्यांकन, यानी एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पीएच स्केल। तो पीएच क्या है? एक पैमाना है, एक स्केल है, जिससे किसी भी विलयन पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को दर्शाता है। तो पीएच, आप जानते हैं पीएच पैमाने पर कितने से लेकर मार्किंग होती है? 0 से लेकर के 14 तक नंबर मार्क होते हैं उस पर।
तो इसमें ऐसा विलेन ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, वो होते हैं एसिडिक, और जिनका 7 से लेकर 14 के बीच में होता है वो होते हैं बेसिक या क्षारीय। ठीक है, ये अम्लीय, ये क्षारीय। ये रेंज आपको याद रखनी, रेंज में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और जो उदासीन विलयन होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होते हैं, उनका पीएच होता है 7। जैसे शुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है, उसका पीएच 7 सॉल्यूशन की वो एसिडिक है या बेसिक है, वो एसिड है या बेस है, उसका पता लगाने के लिए हम करते हैं पीएच स्केल का इस्तेमाल। तो किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता का मूल्यांकन, यानी एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पीएच स्केल। तो पीएच क्या है, एक पैमाना है, एक स्केल है जिससे किसी भी विलयन पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को दर्शाता है। तो पीएच आप जानते हैं पीएच पैमाने पर कितने से लेकर मार्किंग होती है, 0 से लेकर के 14 तक नंबर मार्क होते हैं उस पर। तो इसमें ऐसा विलयन ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, वो होते हैं एसिडिक, और जिनका 7 से लेकर 14 के बीच में होता है वो होते हैं बेसिक या क्षारीय। ठीक है, ये अम्लीय, ये क्षारीय। ये रेंज आपको याद रखनी, रेंज में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और जो उदासीन विलयन होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होते हैं, उनका पीएच होता है 7। जैसे शुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है, उसका पीएच 7 होता है। एसिड बेस के परीक्षण के लिए इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली। तो इसमें जो आपको पॉइंट याद रखना है वो ये है, जो अम्लीय विलयन होंगे, जो एसिडिक सॉल्यूशन होंगे, वो नीले लिटमस को लाल रंग में चेंज कर देते हैं, यानी उनका 4.5 से लेकर उनका जो पीएच है 4.5 से कम पीएच जो है वो प्रदर्शित करता है। इसके उल्टा अगर आप देखेंगे तो जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं क्षारीय वाले, वो लाल लिटमस को नीले रंग में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी उनका जो पीएच वैल्यू होता है वो 8.3 से भी ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पीएच कितना होना चाहिए, 4.5 से कम। तो इसमें तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसमें कोई नहीं है, ज़्यादा सुटेबल है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। यहाँ इन तीनों ऑप्शंस में से ही आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए, इसमें नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। इसमें कौन कौन से हैं, देखिए, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। पूछा है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें तो है सल्फ्यूरिक एसिड को आप लिखते हैं H2SO4 से। इसमें क्या हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंस है। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको लिखते हैं HCl। पूछा है किसका, ऑक्सीजन, तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन ही है। इसका मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णकारु द्वारा प्रयोग किए जाने वाले एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। एक्वा रेजिया को बोलते हैं हम अम्लराज या एक्वारेजिया। किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, ये नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ऑप्शन में आपको ऐसे भी दे सकता है HNO3 प्लस HCl, इन दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, एक्वारेजिया। तो एक पीले रंग का लिक्विड होता है ये एक्वारेजिया, जिसमें से धुआं निकलता है। तो इसमें जो स्वर्णकार होते हैं, जो एक्चुअली जौहरी होते हैं ना, सुनार जो होते हैं, तो आभूषणों का निर्माण करने में इसका इस्तेमाल करते हैं वो। ठीक है, तो ये सोना, चांदी, प्लैटिनम जैसी धातुओं को भी गलाने की क्षमता रखता है एक्चुअली, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण पाव रोटी जो है एक तरीके से फूल कर मुलायम और स्पंजी हो जाती है। तो आपने देखा होगा जो पाव रोटी है या केक, यहाँ पर केक है ये, ठीक है, एक नहीं है, केक है। पाव रोटी आपने देखी होंगी, केक भी आपने खाए होंगे। तो पाव रोटी या केक, कोई भी खाने वाले पदार्थ तैयार करने में जो है बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि इनको तैयार करने में किसका इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग पाउडर का। ठीक है, बेकिंग पाउडर को बेकिंग सोडा, टार्ट्रिक एसिड और कार्न टॉर्च का मिश्रण करके हम बनाते हैं। तो बेकिंग पाउडर को जब हम गर्म करते हैं और या जल में जब उसको मिलाते हैं, तो बेकिंग सोडा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है और टार्ट्रिक एसिड की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो पाव रोटी है या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं एक तरीके से। जैसे आपने देखा होगा भटूरे का भी फूलने का यही कारण है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागरों में सबसे अधिक पाया जाता है। लवण को बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्ट। तो इसमें से बताना कौन सा सॉल्ट है जो सागर में सबसे ज़्यादा, समुद्री जल जो होता है एक्चुअली सी वाटर जो होता है, उसमें 96.5% तो जल होता है और सॉल्ट होता है 2.5% के आसपास सॉल्ट होता है। तो इसमें सोडियम क्लोराइड जो होता है आपका, तो इसका आंसर आप कर लेंगे, इसका आंसर करेंगे सोडियम क्लोराइड, NaCl। आप जानते हैं इसको।
तो इसमें 2.5% सॉल्ट होता है। और अगर आप देखेंगे 1 लीटर अगर समुद्र का पानी आप लेंगे, 1 लीटर समुद्र का पानी आप लेंगे तो उसमें 35 ग्राम आपको लवण यानी सॉल्ट मिलेगा उसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, सोडियम क्लोराइड की, NaCl की। तो इस सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल जो हम घर में नमक खाते हैं ना, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल हम अपने खाने वाले नमक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? जितने भी एसिड होंगे इसमें से कौन सा एलिमेंट है इसमें उपस्थित मिलेगा सारे एसिड में? तो सभी अम्लों में, इसको याद रखिएगा, हाइड्रोजन पाया जाता है। सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व निश्चित रूप से शामिल होता है और इसका कारण धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस पैदा करते हैं। ये भी इसमें एडिशनल पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल की स्थायी कठोरता का मुख्य कारण होता है? तो इसमें सी देखिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में। तो कैल्शियम सल्फेट का आंसर होता है, सॉरी आंसर नहीं, इसका फॉर्मूला CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, इसको याद रखेंगे। तो जल की कठोरता उसमें घुले हुए मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयनों की वजह से होती है। तो जल की स्थायी कठोरता उसमें घुले हुए कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है। जब हम जल को उबालते हैं तो ये समाप्त नहीं होती हैं। तो जल की अस्थायी कठोरता इसमें घुले हुए जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन, अस्थाई बोला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा स्थाई है, ये वाली समाप्त नहीं होती हैं। तो ये कैल्शियम सल्फेट रहेगा इसका आंसर, सी ऑप्शन। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? बहुलक को इंग्लिश में आप बोलते हैं पॉलीमर। तो ये पॉलीमर होते हैं और इनमें से बताना है आपको कौन सा नहीं है। तो अगर आप डी ऑप्शन देखें, नायलॉन, ऊन, रेशम, चमड़ा, ये सारे प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर है, लेकिन नायलॉन नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपसे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, तो इसमें देखिए इसी को पीटीएफई के नाम से मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन, ये ई है, ठीक है, एथिलीन, इसका पूरा नाम आपको मैंने बता दिया है। और इसको बोलते हैं हम टेफ्लॉन। ऑप्शन में क्या मिला है आपको? टेफ्लॉन इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए, बुलेट प्रूफ के जो कांच होते हैं जिनमें गोली आर पार नहीं जा सकती है, वो इसमें किस पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होते हैं पॉलीकार्बोनेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह होता है और ये कठोर और पारदर्शी प्लास्टिक होती है ये एक्चुअली, ठीक। तो इसको बिस्फेनॉल ए और फास्जीन, इन दोनों की रिएक्शन करके बनाया जाता है। तो बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक और लैमिनेट कांच की परतों का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। एक प्राकृतिक बहुलक इसमें कौन सा है? नेचुरल पॉलीमर आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें सेल्यूलोज, अगर सेल्यूलोज की बात करोगे तो ये एक प्राकृतिक बहुलक है। तो सेल्यूलोज लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़, ये सब क्या है? ये नेचुरल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सेल्यूलोज, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़, ये सब प्राकृतिक बहुलक में आते हैं। जबकि बेकेलाइट और पीवीसी जो होते हैं, बेकेलाइट, पीवीसी और नाइलॉन, बेकेलाइट याद रखना इसको, बेकेलाइट, पीवीसी और नाइलॉन, ये सब क्या है? ये सिंथेटिक हैं, आर्टिफिशियल हैं, ठीक है, ये सब क्या है? कृत्रिम बहुलक हैं। नेक्स्ट वन, कौन सा बहुलक? ये हो चुका है। किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो डी ऑप्शन अगर आप देखेंगे, एथिलीन का, एथिलीन जो पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण से बनता है, एक्चुअली पॉलीमराइजेशन से इसका इस्तेमाल, इसको जो है कन्वर्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ईंधन है? अब देखो, ईंधन को हमने डिस्कस किया था, ईंधन के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्राकृतिक ईंधन इनमें से कौन सा है? आपने देखा होगा ईवीएस वाला कोर्स, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, वहाँ आप पढ़ेंगे इसको, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ फिर भी। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक नेचुरल फ्यूल है ये। नेक्स्ट देखें, बायोगैस में क्या होता है? बायोगैस में कौन सी गैसें होती है मुख्यतः? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, CO2 एंड
CH4, ये मीथेन 2 गैसें होती हैं। तो बायोगैस एक बायोफ्यूल है, जैव ईंधन है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है, जैसे गोबर है, फसलों के अपशिष्ट भाग होते हैं, सड़े गले फल और सब्जियों के छिलके वगैरह, इनके डिकम्पोजिशन से पैदा होती है गैस, ठीक है। तो बायोगैस बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः मेनली सबसे ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है, इसको याद रखेंगे। खाना पकाने के लिए घरों में प्रयोग की जाने वाली गैस एक मिश्रण है। तो खाना, घरों में जो खाना बनाने के लिए हम गैस का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसी को बोलते हैं हिंदी में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। और इसमें जो मेन कंपोनेंट इसके होते हैं ब्यूटेन एंड प्रोपेन होते हैं। बहुत पूछता है इस क्वेश्चन को, ब्यूटेन और प्रोपेन, ये गंधहीन गैस होती है एक्चुअली। इसमें जो है स्मेल नहीं होती है इस गैस के अंदर। आप कहेंगे हमारे घरों में जो सिलेंडर लगे हैं, जब कभी गैस ओपन करते हैं खुला रह जाता है तो उसमें स्मेल आती है हमें, LPG से जो गैस लीक करती है। एक्चुअली जो वातावरण में जब ये मुक्त होती है, ये गंधहीन, हमने कहा है गंधहीन, ये इसमें गंध नहीं होती है, आप सूंघ कर नहीं पता लगा सकते हैं कि LPG है ये। इसीलिए हम क्या करते हैं, सिलेंडर्स में क्या करते हैं, एक एजेंट को ऐड करते हैं गैस के सिलेंडर में, इसके रिसाव का, लीकेज का पता करने के लिए इस गैस का हम एक उसके तीक्ष्ण गंध वाला एक पदार्थ ऐड करते हैं, जिसे हम कहते हैं एथिल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन या एथिल मरकैप्टन, उसको याद रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पेट्रोल की गुणवत्ता है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है। एक्चुअली जो ऑक्टेन नंबर है, ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या, इन दोनों का इस्तेमाल हम जो ईंधन होती है, ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑक्टेन संख्या, इसका सही आंसर रहेगा। अच्छा, तो इसमें बेसिक डिफरेंस भी आप जान लीजिए। जो सीटेन संख्या है, सीटेन नंबर का इस्तेमाल हम करते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स होते हैं, उसमें जो डीजल इंजन वाले, डीजल वाले, ठीक है, डीजल वाले के लिए हम सीटेन का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्टेन का हम पेट्रोल वालों के लिए करते हैं, इसका याद रखिएगा। तो यहाँ आंसर रहेगा ऑक्टेन। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये आंसर होगा इसका हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने किए हैं, बी ऑप्शन इसका, और ये क्वेश्चन रिपीट हो गए एक्चुअली। अभी देखिए, इसमें से कौन सा उर्वरक है जो मृदा में सबसे ज़्यादा अम्ल छोड़ता है। तो मृदा में अम्लता और क्षारीयता की माप को हम pH स्केल द्वारा मापते हैं, और pH जितना कम होगा मृदा उतनी ही अम्लीय होगी। तो जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, फर्टिलाइज़र्स में अमोनियम सल्फेट मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है इसमें। तो बी ऑप्शन इसको याद रखिएगा, अमोनियम सल्फेट इसका सही आंसर है। एंड ये हो चुका है, फिर से ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ ये आयुध के रूप में, आयुक्त नहीं है, आयुध, ठीक है। तो मस्टर्ड गैस जो है, मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है, ये जहरीली गैस है, इसका प्रयोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, पूछ सकता है आपसे, हमने डिस्कस किया था। ये 1914 से लेकर के ये कब तक था, 1919। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। इसको केमिकल, आयुध का मतलब होता है वेपन, ठीक है, हथियार। तो केमिकल, रासायनिक आयुध का मतलब केमिकल वेपन। तो मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया था। इसका रासायनिक नाम आपसे पूछ सकता है, तो रासायनिक नाम आप याद रखेंगे डाइक्लोरोएथिल सल्फाइड। ये मस्टर्ड गैस है, एथिल सल्फाइड पूरा नाम है इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हुए हमारे कंप्लीट यहाँ पर।